Ladies and gentlemen, this is Hassan Raza, founder and CEO of Tech Titans पाकिस्तान। दोस्तों, हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम कई नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हों। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट हैं और मेरा ख्याल है कि ये सेलिब्रिटी भी है। ख्याल नहीं, 100% है कि ये सेलिब्रिटी भी हैं और कमाल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज हम बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कशन इनसे करने वाले हैं और आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट वेलनेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि जो कॉर्पोरेट के जो इश्यूज़ हैं, वो क्या-क्या हैं। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और बहुत कुछ है। आइए मिलते हैं डॉक्टर ताहिरा रुबाब से। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। प्लेजर जी, प्लेजर टू बी हियर। एंड माशाल्लाह आपको सोशल मीडिया में तो हम देखते रहते हैं एंड सो आई एम सुपर ऑनर्ड, एक्साइटेड कि आज आपके साथ बैठे हैं और सो ऑनर्ड जी, थैंक यू सो मच। डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि मेरी आपसे पहले भी बात हो रही थी कि आज हम बात करेंगे कि जो अरूज है पे जब सवाल आ जाता है तो जिन लोगों पे अरूज होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब ये कह लें कि आज बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। आप माशाल्लाह बड़ी सेलिब्रिटीज के साथ हमने आपके प्रोग्राम देखे हैं, आप करती भी हैं और आप खुद भी माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी हैं। तो जो ही सेलिब्रिटीज पे अरूज होता है वो फोन नहीं उठाते, नखरे होते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, मैं बिजी हूँ, अक्सर ये जुमला चल रहा होता है। और जब सवाल आता है तो फिर वो हर जगह हर इवेंट पे वो हर बंदे को मिलते हैं जब वो अरूज के टाइम उसको नहीं मिलते थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हसन वेरी राइटली पॉइंटेड आउट। इसके ऊपर आपको हजरत अली का एक कॉल याद होगा कि दौलत और शोहरत और बहुत कुछ मिल जाने के ऊपर इंसान बदलते नहीं हैं, बल्कि उनका रियल सेल्फ जो है वो हमें नजर आता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आपको नजर आते हैं कि द वंस हु अचीव द टॉप, जिनको अल्लाह ताला इज्जत से नवाजता है, और फिर हम देखते हैं कि उनका एक जवाल भी आता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हर अरूज को एक जवाल जो है वो है। लेकिन इसी के साथ आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कि अरूज पे हैं और वो मेंटेन कर रहे हैं उस चीज को। अच्छा, ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि आपके ज़वाल की वजूहात क्या हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह आपका अपना एक एटीट्यूड है, जो अभी आपने बयान किया कि मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं बिज़ी हूँ। मुझे इस बात से एक चीज़ याद आ रही, जब मैंने पाकिस्तान से मूव किया बाहर, तो ऑफ कोर्स आपको पता है एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है आपकी, आपके करियर के लिए बहुत कुछ। तो एक खातून थी जो कि एनजीओस में काम करती थी, तो मैंने एक दिन उनको कॉल किया एंड आई सेड कि मैं आई नीड योर हेल्प। तो उसने मुझे बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि यू आर मोर देन वेलकम। बड़ी नॉन पर्सनैलिटी थी वो वहाँ पे। तो उन्होंने कहा यू आर मोर देन वेलकम। मेरा ये ख्याल है कि हर वो आवाज़ जो बंदा आपको देता है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, ये अल्लाह की तरफ से आ रही है, इस बंदे को हेल्प करना है। मुझे दैट वाज समथिंग कि मुझे लगा कि यस, ये तो खुदा की तरफ से आती है आवाज़ के बंदे, इसकी हेल्प। तो जब हम अपने अरूज पे चले जाते हैं तो हम अपना असल भूल जाते हैं। जो रवैयों की तब्दीलियां आपको नजर आती हैं ना लोगों में जो ऊपर जाते हैं, वो बेसिकली शुरू से ही वही होते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू शो देयर रियल सेल्फ। इसी तरह से आप देखें कि जब कभी आपको कोई जो आपका क्लर्क हो, कोई सबऑर्डिनेट हो, आप उसको जब वो मजबूरी में आपके साथ होता है तो उसका बिहेवियर बड़ा और होता है, क्योंकि ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू मैनिफेस्ट कि असल में वो क्या चीजें उसको बुरी लग रही हैं, किन चीजों को वो किस तरह से करना शुरू करता है। मगर जैसे ही द मोमेंट आप उसको लेट्स से कोई बंदा इतना प्रोग्रेसिव है और वो मैनेजर लेवल के ऊपर चला जाता है, और फिर जब जाके वो अपनी चीजें शो करते हैं, तो दैट्स वेयर द ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी कि वो अपना रियल सेल्फ शो कर सके। ये नहीं है कि लोग बदलते हैं, लोग अपना रियल सेल्फ शो करते हैं व्हेन दे आर हैविंग, मतलब जब उनके हालात बदल जाते हैं। वो हालात का बदलना उनकी रेपुटेशन के ऊपर भी है, उनके फेमस होने के ऊपर भी है, और मालो दौलत के हिसाब से भी है। इट्स नॉट कि वो बदल रहे हैं, दे आर शोइंग देयर रियल सेल्फ। यस, फिर एक और चेंज आता है, क्योंकि बिलीवर्स जो होते हैं, the ones who just return to their real, हम पहले तो ये हम इसको चीज को नहीं समझ पाते कि ये जो दिया जा रहा है ये भी देने वाली एक डिवाइन पावर है, और जब ये लिया जाएगा तो उसमें हमारे रवैये कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, और फिर हमें उनको ही सही करना पड़ेगा उन रवैयों को। तो इसलिए फिर वो जब हम नीचे गिरते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं, शायद हमने जो है वो गलती की। और फिर भी उसमें आप देखेंगे हर बंदा वापस नहीं आता। हाँ, वापस यही कहने लगा था कि एग्जैक्टली सवाल
के बाद फिर वापसी हाँ, बड़ी मुश्किल बहुत होती मुश्किल होती है और हर बंदा वापस भी नहीं आता। वापस सिर्फ वो आता है जो अपने रवैये के ऊपर काम करता है। और अपना रवैया सिर्फ ये नहीं है कि मैंने अपनी आदत के ऊपर काम करना है। अपना रवैया ये है कि मैंने अपने साथ जुड़े हुए लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन ठीक करना है। मैंने डिवाइन पावर्स के साथ अपना कनेक्शन ठीक करना है। मैंने अपने स्किल्स को एनरिच करना है। मैंने अपना कोई मेंटोर बनाना है, क्योंकि जब हम ऊपर चले जाते हैं तो हमें लगता है कि वो लोग जो कि हमारे मेंटोर्स थे उनका कोई रोल नहीं रहा हमारी जिंदगी में, जबकि उन्हीं का रियल रोल जो है वो आपकी लाइफ में होता है, वही आपको गाइड कर रहे होते हैं। मगर जब आप नीचे आते हैं, जवाल की तरफ आते हैं, तो फिर वही मेंटोरशिप आपको दोबारा जो है लीड करने में हेल्प करती है बेसिकली। सो इट्स द एटीट्यूड। है। एग्री। आप नीचे बैठे हुए हैं, मतलब मैं तो अक्सर अपने जो मेरे पास स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं या हम जब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं कि जिस बंदे का एटीट्यूड ये है ना कि वो ही कैन अचीव, उसके साथ उसको ये भी एक एटीट्यूड रखने की जरूरत है दैट ही कैन मेंटेन। यस यस। क्योंकि अचीव करना इज रिलेटिवली इजियर, मेंटेनिंग इज डिफिकल्ट। और जब आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते तो एक स्पर ऑफ मोमेंट में वो चीजें नीचे जाना शुरू हो जाती बिल्कुल है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा गया है कि जब सवाल आ जाता है, लोग चुप जाते हैं, फ्रंट एंड पे नहीं आते। सेलिब्रिटीज हाँ, पर्टिकुलरली एग्जैक्ट। वो समझते हैं यार कि मैं कमजोर हूँ, हाँ। मैं कमजोरी की हालत में मैं नजर नहीं आना चाहता है। ऐसा रवैया क्यों? देन अगेन ये वही चीज है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है ना, वो फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि फेलियर को एक्सेप्ट करने का मतलब उनको ये लगता है कि ये नहीं हुआ कि ये एक प्रोजेक्ट, एक चीज वो जो कर रहे थे वो फेल हो गई है। दे टेक देमसेल्व्स एज ए ह्यूमन दे आर फेलियर्स। तो जब हम बिहेवियर्स और अपनी शख्सियत दोनों को साथ में जोड़ देते हैं तो हमारे लिए, जैसे आपने अक्सर ये एक सुना होगा, हम बच्चों को भी अक्सर ये बात कह देते हैं कि ये बदतमीज है, तुम नालायक हो। ये तुम नालायक हो इज डिफाइनिंग यू एज एन इंडिविजुअल। और जब आप उसको कहोगे कि अच्छा ये थोड़ा सा चीजों के ऊपर तुम्हें काम करने की जरूरत है, देन यू एड्रेसिंग बिहेवियर। जब हम अपने फेलियर्स को भी देखते हैं तो वी टेक इट एज इफ आई एम अ फेलियर, मैं नाकाम हो गया हूँ। हमारे लफ्ज भी यही होते हैं, मैं नाकाम हो गया हूँ। जबकि नाकाम वो एक्टिविटी, उसको आप एग्जीक्यूट करने में, उसको उस लेवल पे लेके जाने में नाकाम हुए होते हैं जो आपने प्लान किया हुआ होता है। और अगर आप उसको शायद थोड़ा सा रीप्लान कर ले, रीडिजाइन कर ले, तो यू कैन गेट बैक। रियल हीरोज जिनको मैंने आपको कहा कि जो मेंटेन करते हैं, दे आर द वंस जो पीछे नहीं छुपते, जो नीचे नहीं जाते। ये वो लोग हैं जो अचीव करने का तो हौसला रखते हैं कि यस वी कैन अचीव इट, लेकिन मेंटेन करने का हौसला नहीं है। फिर वो अपनी, सिर्फ उनको लगता है कि उनकी पहचान सिर्फ उनकी सक्सेस है, जबकि आपकी पहचान आपकी सक्सेस नहीं थी। आपकी पहचान आपका वो बिहेवियर था जो आपने मैनिफेस्ट किया, जो आपने अपने आप को दिखाया लोगों की तरफ। अब अगर आप जो है अपने उसी बिहेवियर को, व्हेन यू आर अ फेलियर, मतलब आपको एक फेलियर को फेस करना पड़ा है, अगर आप अपने उसी बिहेवियर के साथ वापस लोगों को फेस करेंगे तो आप ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं। आपकी एबिलिटीज जो हैं वो ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। आप ज्यादा चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। बेसिकली ये जो कम बैक है ना, कि हाउ यू विल गेट बैक टू योर पोजीशन, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज होती है। क्योंकि इसके ऊपर लोग इसको शर्मिंदगी के साथ जोड़ लेते हैं कि मैं तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं जो कल अरूज पे था आज, मतलब दैट्स फाइन। जब हम हर चीज को लोगों की नजर से इवेल्युएट करते हैं तो हम कभी भी वापस नहीं आ पाते। वी रियली नीड टू थिंक ऑफ के दैट इज फाइन। अरूज था, मेरा बिहेवियर भी था, ऑफ कोर्स डिवाइन पावर्स की हेल्प के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है, लेकिन लोगों की सपोर्ट भी थी। अब अगर मैं फेलियर हूं तो क्या वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अच्छा सेल्फ डाउट्स बहुत ज्यादा तो सवाल के वक्त लोगों का रवैया क्या होता है? नशा शुरू कर देते हैं। हैं, यस। या फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटीज की तरफ चले जाते हैं जो कि उनके लिए भी नुकसानदेह है, उनसे जुड़े लोगों के लिए भी नुकसानदेह है, माशरे के लिए भी कई दफा वो नुकसानदेह होती है। कई दफा ये भी होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ जाते हैं, यस। यानी अल्लाह ताला की तरफ उनका कदम और बढ़ता है। ऐसा क्यों? देखें, जो भी हमारी, जब हम फेलियर्स के उसमें आते हैं ना, तो हमें कोई एक चीज, एक ऐसा सहारा चाहिए होता है जिसमें हम लीन कर सकें, जो हमें आजाद कर सके इस तकलीफ से जिसमें इस वक्त हम गुजर रहे हैं। अब ये चॉइस आपकी है। अगर आप ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं तो यकीनी तौर पे पीछे भी कुछ ऐसी हिस्ट्री जरूर होगी कि आपने शॉर्टकट्स को जो है वो फॉलो किया होगा।
देन अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं तो आपकी पिछली हिस्ट्री भी कुछ इस तरह की रही होगी जो आपका जो कनेक्शन है, क्योंकि आपको सुकून जहां मिलता है आपने वहीं जाना है। ये नहीं है कि आज मेरा सुकून कहीं और मुंसलिक, हाँ वो चेंज जरूर हो सकता है, बट अल्टीमेट यू नो फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट कि आपको सुकून कहाँ से मिल रहा है, तो आप वहीं जाते हैं। बट वट इज डेंजरस एक्चुअली, मतलब फाइन आप स्पिरिचुअलिटी की भी तरफ जा रहे हैं तो डज नॉट मीन कि खुदा ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप झुक जाएं। यस, आप उससे माफी मांग लें, आप उससे मदद मांगे, आप उससे दरवाजा खुला हुआ मांगे, जो भी आप उससे मांगना चाहते हैं आप उससे मांगे। बट इफ यू आर थिंकिंग कि आपने 24 घंटे बस एक जाय नमाज बिछाना है और उसके ऊपर बैठ के सिर्फ आपने यही मांगते रहना, देन दैट इज एन अदर रॉन्ग अप्रोच। क्योंकि आप अगर कुरान को समझते हैं और पढ़ते हैं और खुदा की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो बयान करता है कि इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आपने उसकी मदद के साथ कोशिश को जारी ना रखा तो उस जाय नमाज पे बैठे बैठे वो आपको जिंदा जरूर रखेगा, क्योंकि ये उसका वादा है। वो भूख से इंसानों को नहीं मारता, मगर जिसको आप कहते हैं ना कि द लग्जरी, द फेम, ये सारी चीजें आपने इसके लिए अपने एफर्ट्स डालनी है। यू हैव टू पुट इन सम एफर्ट्स इनटू इट। सो आपने, मगर आप ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग क्यों नहीं वापस आ पाते, बिकॉज दे आर उसमें डूब चुके हुए हैं, वहां से बाहर निकल ही नहीं पाते। देन अगेन देयर आर सम अदर पीपल जो कि स्पिरिचुअलिटी में इतने ज्यादा आगे चले जाते हैं कि वो बस उसमें से ही रह जाते हैं, वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको नजर आती होंगी, हमारे इर्द गिर्द जो है वो लोग हमें नजर आते हैं। सो देयर इज ऑलवेज इन बिटवीन, मतलब आपने एक बीच वाला रास्ता हमेशा रखना होता है जिसके ऊपर आप अपने ऊपर काम करें। इम्पॉर्टेंटली अपने अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कीजिए। अपने जो आपको लगता है कि किसी भी काम में, किसी भी टास्क और असाइनमेंट में, या इवन आपके बिजनेस में आपको जो फेलियर आया उसको आइडेंटिफाई करके एक्सेप्ट करें। हम वो एक्सेप्टेंस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते तो उसको हम अल्लाह पे डाल के अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं, उसको हम किसी और चीज के ऊपर डाल के खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये तो एज नेशन हमने अपना बिहेवियर डेवलप किया हुआ है ना। वी आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आवर मिस्टेक्स और फेलियर्स। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, वंडरफुल, बड़ी जबरदस्त आप डिस्कशन कर रही हैं, इस मतलब मुझे कम बोलना पड़ा है, इसमें एक्सट्रीमली हैप्पी। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आपके साथ हम ये सेशन प्लान कर रहे थे तो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी, तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, कॉर्पोरेट के क्वेश्चंस हैं। तो एक सिचुएशन है जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि आप माशाल्लाह कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं और आप साइकोलॉजी को बहुत अच्छा समझती हैं। एक हमारे फॉलोअर हैं, उनकी एक सिचुएशन है पर्सनल लाइफ में और वो लिंक करती है प्रोफेशनल लाइफ के साथ। वो बता रहे थे कि उनकी कोई नौकरी थी, नौकरी करने के बाद नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन समहाउ उनकी नौकरी छूट गई। नौकरी छूटने के बाद जब वो मतलब घर आए तो घर में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए, क्योंकि अब बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही थी। वो बेचारा कहीं जॉब शॉप के लिए अप्लाई भी करता रहा, लेकिन समहाउ नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ ये कि उसकी जो मिसेज थी, वो उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं कर सकी, वो उसको छोड़ के चली और उनका डाइवोर्स हो गया। अब जब उनका डाइवोर्स हो गया डॉक्टर साहब, तो 4 बच्चे थे, वो होगी। वो कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ उस प्रोफेशनल लाइफ की एक इंसिडेंट की वजह से खत्म हो गई। कौन कसूरवार है? क्या वो इदारा जिसने मुझे निकाला, या वो खातून जो मुझे छोड़ के गई? आजकल वो बेचारा रिक्शा चला रहा है, कोई जॉब उसके पास नहीं है। इस पे क्या कहेंगे? दोनों ही जिम्मेदार हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने ऑल ऑफ सडन ये डिसीजन लिया कि जी उसको निकाल दिया जाए, एंड दैट फीमेल एज वेल, क्योंकि जब अच्छा टाइम है तो तब भी मेरे ख्याल में वो आदमी जो भी हैं, साहब जो हैं, वो घर वालों को सपोर्ट कर रहे होंगे, उन्हीं खातून के ऊपर लगा रहे होंगे, उन्हीं बच्चों के ऊपर लगा रहे होंगे। सो रिलेशनशिप जब हम बात करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनका घर में ये वाला रिलेशनशिप खराब होता है, उनका वर्क प्लेस, वर्क जो है वो बहुत खराब होता है, दे कैन नॉट परफॉर्म बेटर। मगर जिन लोगों को घर में ये चीज बेहतर सपोर्ट होती है, दे परफॉर्म बेटर आउटसाइड, इवन काम पे बहुत अच्छा। यहाँ तो लोगों, कुछ लोग वो भी बेहतर परफॉर्म करते हैं जिनका घर में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई पूछ गिछ नहीं है। कुछ ऐसे बोले डॉक्टर साहब, जो ऑफिस में तो बहुत अच्छे लेकिन घर में अच्छे नहीं होते। हाँ, ये भी ये बहुत सारे, ये नंबर बहुत ज्यादा जो है वो अभी आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि यस, बाहर वालों के पास आपके लिए आप पोलाइटली बोलते भी हैं, आप उनको मैनेज भी करते हैं, आप सपोर्ट भी एक्सटेंड करते हैं,
बट व्हेन क्योंकि इट जो भी कम्स घर टू में योर बैठे होम, होते हैं, तो हाँ आपने चेहरा देखो या हाँ, आपके वो क्या है, एग्जैक्टली गुस्सा आ जाता है। एग्जैक्टली वो दैट इज योर, मतलब आप अपनी एक जो सेल्फ इमेज को मेंटेन करने के लिए, और फिर क्योंकि हमने वहां पे बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं आपके ऊपर, दैट यू कैन नॉट तो ऑफिस की मिसबिहेव। फ्रस्ट्रेशन भी हम निकाल रहे होते हैं घर हाँ पे, वो वो तो चलती नहीं है ना। एग्जैक्टली क्योंकि घर में चल रही होती है ना, घर में। ऑफिस में तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते ना, आपकी हर जगह पे मॉनिटरिंग हो रही होती है, मगर वही चीज जो है वो आप जब घर लेके आते हो तो फिर यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि ये जो घर वाला काम है ये इंटायरली डिफरेंट है, और ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस चीज को बर्डन लेते हैं और ऑफिस वाली जिम्मेदारी को, और जो है वो अपना जिम्मेदारी एक्चुअली समझते हैं। अक्सर आदमी जो मैंने इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड देखे हैं, घर आते हैं जो बीवियां भी काम कह देती हैं, यस क्यों नहीं कहेंगी वो भी, आपके घर में भी एक जिम्मेदारी है। या वो उनको लगता है कि घर आते ही उनको एक लिस्ट जो है कामों की पकड़ा दी जाती है, मतलब वो किसको कहेंगी अगर वो आपको नहीं कहेंगी। आपने जैसे बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज वहां पूरी की, वैसे ही कुछ अच्छी ड्यूटीज आपको अपने घर में भी पूरी करने की जरूरत है, मगर ये हमारी ट्रेनिंग नहीं है, ये हमें सिखाया नहीं गया। मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पे मर्दों की ये वाली जो ट्रेनिंग है ना, ऑफिस आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत ज्यादा है, घरेलू ट्रेनिंग थोड़ी सी कम है, विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि बाहर हम बड़ा गुडी गुडी होते हैं और घर आके हम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, और बात ना करो, बच्चों से भी हम नहीं बैठना चाहते, उसकी रीजन ये है कि दैट वी हैव बीन नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस, कि भाई घर भी आपने कुछ अच्छा जो है बिहेवियर अपना रखना होता है। देन अगेन जिस तरह से भी हम ये बात कर रहे थे कि जी लोग जो हैं वो यूजली छोड़ जाते हैं जब आपके बुरा टाइम आता है, तो मैं तो ये कहूंगी कि जो छोड़ जाता है वो पहले भी साथ नहीं होता एक्चुअली। क्या बात है, तो इसलिए जाने वालों के लिए, वो मैंने कहीं सुना था कि जाने वालों के लिए दरवाजे खुले रखते हैं, जाने दीजिए, और आने वालों के लिए भी दरवाजे खुले रखें। जब छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आना चाहे तो फिर क्या करें? दिस इज कम्प्लीटली योर चॉइस, मे बी शायद आप अगर बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, मे बी कुछ और रीजन हैं, या अगर उसको रियलाइजेशन हो चुकी है, क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि एक इंसान ने जो गलती कर दी है वो उसके आप ऊपर आप उसको माफ नहीं कर सकते, बट ऑफ कोर्स यू नीड टू असेस कि वो वापस जो आना चाह रहा है वो किन ग्राउंड्स पे आना चाह रहा है, क्या रियल रिमोर्स है भी या नहीं है, वो रियल वाली फील है भी या नहीं है, और ऑफ कोर्स वो आपको पता चलता है, आप उससे रीजंस पूछते हैं कि अच्छा व्हाट मेक्स यू मोटिवेटेड टुवर्ड्स दिस, के जी आप वापस आएंगे, वो क्या रीजंस हैं, पहले भी तो यही सारी चीजें थी, अब क्या चेंज हुआ, तो फिर वो आप उसको देखते हुए जो है ना यू कैन मेक दिस के अगर रिकनसाइल हो जाए तो। अल्लाह ताला के साथ भी माफ कर देते, इंसान इंसान को माफ नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि उसकी जो वजह है ना, मैंने ये देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर कि माफी का एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमने पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सीखा हुआ है, और उसको हम इसी तरह से एजुकेट भी करते हैं लोगों को कि हर गलती की सजा होती है, और वो आप बचपन से देखें ना कि हमारी ट्रेनिंग भी इस तरह की जो है वो हो रही होती है कि आपने कोई गलती की उसके ऊपर आपको पनिशमेंट दी जाती है, आप उसके ऊपर ज्यादा अच्छा काम किया कम एप्रिसिएशन, बुरा काम किया ज्यादा डांट और इवन मार भी। तो वो जो चीज है ना वो हमें इसके लिए प्रिपेयर कर देती है कि माफी माफी तो आप सोचे ही नहीं, एंड देन व्हाई समबडी हैज हर्ट मी, तो वो हमारे लिए जो है वो एक क्वेश्चन जो है बन जाता है, दैट कम्स फ्रॉम आवर ट्रेनिंग एक्चुअली। फॉरगिवनेस जो है दैट इज आल्सो अ ट्रेनिंग, कि आप किस तरह से उसको करेंगे, मगर अगर आपको फॉरगिव किया नहीं गया कभी आपकी लाइफ में, तो आपके अंदर भी वो बिहेवियर डेवलप तो नहीं हो पाएगा। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप आप ये सोच लीजिए कि इसको मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर ये कह के समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब आपसे कोई गलती हो तो आप उम्मीद करते हैं कि मुझे फौरन माफ कर दिया जाए या मेरी गलती को लेट गो कर दिया जाए, तो वाई इट इज नॉट कि कोई और गलती करेगा तो मैं उसको भी लेट गो कर दूं, उसको भी माफ कर दूं। आजकल ना एक बड़ा एक फैमिली की मैं ट्रेनिंग जो है वो कर रही हूँ टू हाउ दे कैन ट्रीट देयर किड्स, तो वो उनका बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट 14-15 साल का जो है ना वो है, तो मैं अक्सर उनसे बात करते हुए ये बात कहती हूँ कि जब हम अपने 14-15 साल की एज में थे ना, तो अम्मा अब्बा जब हमें मना करते थे किसी भी बात से तो हमें बहुत बुरा लगता था, तो वो समटाइम्स वो ऐसी बातों पे भी मना करते थे जिन पे मना ना भी किया जाता तो खैर थी, कोई बात नहीं है, ये नहीं मतलब आपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है उनके साथ बैठ के बात करनी तो कोई बात नहीं थी, तो हमें बुरा लगता था। अब हम भी वही सारी चीजें अपने बच्चों के साथ करते हैं, बट वी डोंट रियलाइज कि हमें बुरा लगता था और आज हमारे बच्चे को भी बुरा लग रहा है। तो दिस इज एक्चुअली कि जब आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे होते हैं तो आप अपने टाइम को या किसी भी इंसान को इवन आप गाइडेंस भी देना चाह रहे हैं, पुट योर सेल्फ इन टू दैट। एम्पथी जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ डील कर रहे हैं, आप अपने कॉलीग्स के साथ डील कर रहे हैं, बच्चे के साथ,
एम्पैथी को बीच में लेके आए कि अच्छा अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आपको कैसा लगता, आप कैसा फील करते। और मोरलेस हम सब ही एक तरह की सिचुएशन में अपनी जिंदगी के किसी न किसी टाइम से गुजरे हुए होते हैं। सो वी रियली नीड टू थिंक ऑफ कि अच्छा ये कैसा महसूस होता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली जब आप बच्चे को, बड़े को, कॉलीग को, वाइफ को, हस्बैंड को गाइड करते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। जब हम एम्पैथी लैक करते हैं तो फिर हम माफ नहीं करते। चलो डॉक्टर साहबा, अमेजिंग, वंडरफुल डिस्कशन, और आई रियली एंजॉयड इट। क्या माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बता भी रही हैं और गाइड भी करी हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जैसे कि मैंने आपको, हमारे फॉलोअर्स हैं उनके हमने क्वेश्चंस ले लिए। एक बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल सही, लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी तो आपको इट्स अ पार्ट ऑफ पॉडकास्ट के सारा। उनका क्वेश्चन ये है कि ज्यादा बेवफा कौन है, मर्द या औरत? वाओ, व्हाट अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। अगर आप ग्लोबली चीजों को एनालिसिस करें तो आपको नजर आता है कि औरत के बारे में ये चीज जो है वो ज्यादा नजर आती है कि वो बेवफाई करती है। बट अगर आप थोड़ा सा कल्चरली चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जिस चीज को मैनिपुलेट किया गया, मैं ये समझती हूँ कि पोलिगमी जो हमने एसोसिएट कर दी है आदमी के साथ, बार बार उसको कह कह के कि आदमी तो ऐसा करते हैं, आदमी तो ऐसा करते हैं, मतलब आदमी आदमी की कोई वैल्यू नहीं है कि वो किसी एक औरत के ऊपर टिक जाता है। दिस इज व्हाट वी आर टीचिंग हिम और हर हिम सॉरी। तो हम वी आर कल्केटिंग दिस मैसेज इनटू हिज ब्रेन कि नहीं, तुम आदमी हो तो तुमने ये करना ही है, ठीक है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि ह्यूमन नेचर जो है ना वो बेसिकली दैट्स मोर ऑफ कि वो एक बंदे के साथ ज्यादा बेहतर फील करता है। और साइकोलॉजी भी जो है वो आपको ये सपोर्ट करती है कि यू फील बेटर। हाँ, जिस बंदे के दिमाग में आपने ये चीजें पोर की हुई हैं, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं तो ऑफ कोर्स पोलिगमी इज मोर कॉमन इन मैन, और वो आपको नजर भी आती है, एंड दैट्स मोर ऑफ कल्चरल थिंग। और उसकी जब सोशल एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती है ना किसी चीज की, दैट्स द डिग्रेडेशन ऑफ योर वैल्यूज एक्चुअली। हमारे यहाँ पे क्योंकि अब इस चीज की एक्सेप्टेंस आ चुकी हुई है और लोग इसको बड़ा ओपनली कहते भी हैं कि आदमी तो ये चीजें करते हैं, आदमियों में तो ये बिहेवियर्स होते हैं। बट यस, आदमी जो हैं वो ज्यादा नजर आते हैं। कमाल, वैसे आपने कवर किया है, औरत को भी आपने और मर्द को भी बिल्कुल बैलेंस करके रखा है। अमेजिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं समझता हूँ कि बड़ा रेलेवेंट भी है। एक हमारी फॉलोअर हैं, उनकी तरफ से है। वो कहती है जी, मेरा हो गया ब्रेकअप, अच्छा, और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी हो गई है खत्म। ओके। डॉक्टर साहिबा से ये पूछूं कि मैं कैसी सिचुएशन को हैंडल करूं। हर जगह हर वक्त मुझे उसी का ख्याल आता है। मतलब वो सैड सॉन्ग भी सुन रही है, वो कॉल उनके, और वो एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन से वो निकल नहीं पा रही है, लेकिन वो निकलना चाहती हैं। क्वेश्चन ये है कि ब्रेकअप के बाद क्या किया जाए? वेरी नाइस। एक तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि हम लोग ग्रुप्स रन करते हैं जिसमें ब्रेकअप के ऊपर जो है लोगों को गाइडेंस देते हैं। आप वो भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो है देखें, कुछ चीजें जो है ना वो बड़ी हसन, हमें उनको उनकी रूट जो है ना उसको समझने की जरूरत है। वी एज ह्यूमंस टेक लव एज इफ समथिंग पोजेशन, लेकिन अगर आप मोहब्बत का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो ना, इट्स द फ्रीडम बेसिकली। हाउ आई अंडरस्टूड दैट, एक दिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अच्छा यार, मतलब हम मरने बनाने तक पहुंच जाते हैं, बंदा नहीं मिलता या वो लड़की हमारी जिंदगी से चली जाती है तो हम कहते हैं जिंदगी खत्म होगी, फलाना हो गया। हाउ अल्लाह टीच अस दिस कॉन्सेप्ट। तो मुझे उस वक्त ये समझ आई कि जब यानी मोहब्बत तो अल्लाह के अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बहुत ज्यादा है ना, तो उनकी मोहब्बत में तो कुल दुनिया बन गई। एंड देन अल्लाह इनवाइट्स अदर ह्यूमन बीइंग्स टू लव हिम। ही हैज नॉट शोन एनी काइंड ऑफ पोजेशन टुवर्ड्स हिज लव्ड, मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उनकी वो पोजेशन जो है वो उस तरह से उन्होंने नहीं की, बल्कि उनकी मोहब्बत ये है कि इसको और लोग भी प्यार करें। सो दिस इज एक्चुअली द लव, कि हम ये समझते हैं कि जिस बंदे के साथ हमारी मोहब्बत है उसको कोई और मोहब्बत ना करे। मतलब आपने एक ऐसा बंदा चूज किया जिसको कोई और पसंद ही नहीं कर सकता। थिंक ऑफ इट, उसकी कोई क्वालिटीज ही नहीं है यार। कि मतलब
यू शुड बी विद समबडी जिसको हजारों लोग मोहब्बत करते हैं, करोड़ों लोग मोहब्बत करते हैं, बट ही इज विद यू और शी इज विद यू, वो आपसे मोहब्बत करता है. सो दिस इज एक्चुअली फ्रीडम बड़ी इंपॉर्टेंट है. एंड देन जब हमारा मोहब्बत का ये कॉन्सेप्ट हम इसको थोड़ा सा रिकनसाइल कर लेते हैं, इसको रीएडजस्ट कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए इस ब्रेकअप में से निकलना बहुत आसान हो जाता है. कितना टाइम लगता है, डिफरेंट है बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो बहुत मुख्तलिफ है. यूजुअली आई से इट टेक्स ऑलमोस्ट 6 to 12 वीक्स, यूजुअली आई से दिस. और उसका एक प्रोसेस है बिल्कुल. एक तो जो भी खातून जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मेरी सारी हमदर्दियां आपके साथ हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो चला गया है उसका जाना बेहतर था. लेकिन डॉक्टर तो क्या कहते हैं, वो जो छोड़ के चला गया वो आज तक मेरे साथ है, ये भी तो अच्छी बात है. ये बहुत आप ये भी एक और कॉन्सेप्ट है कि जी मोहब्बत जो खत्म होगी उसके साथ अब आपने नफरत ही करनी है. वाह भाई, आप अपने डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं दैट यू हैव चोजन समबडी हु वाज नॉट वर्दी ऑफ लव, और आपने उसको मोहब्बत की. ठीक है, तो आपकी अपनी एक डिसीजन मेकिंग जो है, यू आर चैलेंजिंग दैट. यू लव्ड समबडी, यस, द फील ऑफ दैट लव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसको अपने साथ रखें. बाकी ऑफ कोर्स एक्सपीरियंसेस जिसके साथ आपकी शादी होगी उसके साथ भी बुरे हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के साथ भी. आप वो जो आपने मोहब्बत का ताल्लुक एक रखा था, कीप दैट पॉजिटिविटी इन योरसेल्फ कि एटलीस्ट यू कुड लव समबडी, यू कुड फील दैट फील विद समबडी. और उसके बाद ऑफ कोर्स साथ चलना ना चलना जो है वो तो हम शादी के बाद भी अलग हो सकते हैं. हम किसी भी एक स्टेज के ऊपर जाके मे बी कोई रीजन ना हो, लेकिन हम दोनों के आपस के इख्तिलाफात इतने ज्यादा दैट वी कैन नॉट टॉलरेट ईच अदर एंड वी आर जस्ट गेटिंग सेपरेटेड. तो ये चीजें जो हैं, ये मैं ये समझती हूँ कि हमें अपने रीशेप करने की जरूरत है कॉन्सेप्ट्स को. बेसिकली पोजेशन से निकल के लव की तरफ और फ्रीडम की तरफ जो है वो आने की जरूरत है. एंड देन आप जब आप किसी ग्रीफ में से गुजर रहे होते हैं, हर तरह का ग्रीफ, आइदर इट्स योर जॉब लॉस, आइदर और आपका स्पाउस किसी की डेथ हो गई है, स्पाउस चला गया, कुछ भी, उसका एक ग्रीफ प्रोसेस होता है. एंड दैट ग्रीफ इज लाइक के आप जो है वो अपने मतलब उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. हम सब उसमें से गुजरते हैं. एंड कुछ लोग उसमें से बहुत क्विकली गुजर जाते हैं, कुछ लोगों को सालों लग जाते हैं इफ दे आर नॉट प्रोसेसिंग. तो उसका तरीका जो मैं थोड़ा सा खुद मैंने अपने पेशेंट्स के ऊपर जो इसको ट्राई करवाना शुरू किया, एंड आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट्स अबाउट फॉर दिस टेक्निक, कि आप उस बंदे को, अक्सर लोग आपको कहते हैं ये इसको याद ना करवाओ, नहीं नहीं इसके सामने इसका नाम ना लेना, इसके सामने इस चीज का तज़किरा ना करना, इसको तकलीफ होगी. आप जितना डस्ट करते जाएंगे जख्म उतना गहरा होता जाएगा, इट विल नॉट बी हील, कभी नहीं होगा. अब आपको उसको हील करना है, तो हील करने के लिए उसको याद करें, उस पर बात करें. जब आप उसको बात कर रहे होंगे तो उसके साथ जुड़ी हुई पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को आप करें. जब आप याद कर लिया, अब आप उसको क्लोजर देना चाहते हैं. क्लोजर के वक्त आपको यू हैव टू से सर्टेन काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स जो आपको क्लोजर दे सकें. और वो क्या है? यस, इस शख्स के साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, मुझे, यस, एक्सेप्टेंस, मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा और मुझे एक अच्छा मेमोरीज मेरी उसके साथ है, बट अब हम साथ नहीं हैं और मुझे उसके बगैर आगे जाना है. ये जो स्टेटमेंट मैं अभी आपको आखिर में दे रही हूँ, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप टू द एक्सेप्टेंस एक्चुअली, टू मूव ऑन. तो ये जब वो खातून इसको इस तरह से प्रोसेस करेंगी तो श्योरली उनकी चीजें जो है. अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक हमारी और एक फॉलोअर है, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है. वो कहते हैं कि अक्सर ही कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि जी खातून जो है ना वो किसी अमीर मर्द से शादी करना पसंद करती है और पैसे वाला होना चाहिए, पैसे ढेर सारे हों तो खातून शादी कर लेती है. मर्द जो है वो खूबसूरती देखता है, वो कहते हैं यार और खूबसूरत हो, इस तरह से हो. क्या आप इस स्टेटमेंट पे बिलीव करती है कि आजकल की जो खवातीन है, ये उनका क्वेश्चन है कि वो वाकई अमीर शख्स के साथ वो कहती है मैं शादी करूं? Hassan, then again we have to get back to the roots. देखें, अगर मैं इस स्टेटमेंट को सही मान लूं जो भी आपने दी है कि औरत जो है वो किसी अमीर, मतलब वो जिन्होंने भी हमारे सुनने वाले और देखने वाले जिनका ये सवाल है कि औरत जो है वो किसी अमीर आदमी के साथ शादी करना चाहती है और एट द सेम टाइम आदमी जो है वो किसी खूबसूरत औरत के साथ शादी करना चाहता है, तो ये अगर मैं इसको इक्वेशन में डील को लेके आऊं तो इस डील में तो मुझे कोई बुराई नहीं नजर आ रही. यू आर लुकिंग फॉर व्हाट यू वांट
एंड आई एम लुकिंग फॉर व्हाट आई वांट। अच्छा, लेकिन ये इक्वेशन अगर अगर आप इसको रियल सेंस में प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर द रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स ये इक्वेशन गलत है, ये इक्वेशन गलत है। मगर अगर आप ये कहते हैं कि जी अब आदमियों को खूबसूरत औरतें चाहिए, तो यस, जैसे आपको एक खूबसूरत औरत चाहिए वैसे ही एक औरत को भी एक ऐसा मर्द चाहिए जो उसकी खूबसूरती को मैनेज कर सके। और खूबसूरती को मैनेज करने के लिए पैसा लगता है, खूबसूरती वैसे मैनेज नहीं होती, उस खूबसूरती के खर्चे होते हैं। तो व्हाई नॉट टू मेक इट, वो जो मैं अभी बात करी कि ये इक्वेशन इस तरह से काम करती है। अच्छा, देन विन विन, एग्जैक्टली विन विन हो जाएगी। क्यों नहीं डिमांड करना चाहिए? अगर आपको वो एट्रीब्यूट्स चाहिए जो आपको चाहिए, तो एक औरत भी को भी वो चाहिए। अच्छा, ये मैं सिर्फ उसका जवाब दे रही हूँ जो खातून का सवाल था इक्वेशन का। लेकिन ये इक्वेशन इसलिए गलत है कि जो रिलेशनशिप है ना, उसकी बेसिस ना तो खूबसूरती होती है ना पैसा होता है। रिलेशनशिप की जो बेसिस होती हैं वो आपके एक्चुअली वो वैल्यूज होती हैं, वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो आप उस पार्टनर से रखते हैं। और वो वैल्यूज उस रिलेशनशिप की हैं कि वो कितना वैल्यू करता है आपको, आपके लिए उस रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है, व्हाट यू रियली वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। क्या आप किसी अमीर आदमी से शादी कर लें, उस अमीर आदमी की 10,000 और गर्लफ्रेंड्स होंगी, यू हैव टू लिव विद दैट। वो अमीर आदमी जो है वो आपके लिए टाइम बहुत कम मैनेज कर पाएगा, यू हैव टू लिव विद दैट। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसने बहुत सारे टाइम पे अपने बिजनेस ट्रिप पे इधर उधर जो है वो जाना है, फिर आप टाइम की डिमांड उस तरह से उससे नहीं कर पाएंगी। एट द सेम टाइम जब आप खूबसूरत औरत के साथ रहने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे टाइम पे उसकी बड़ी किटी पार्टीज भी चल रही होंगी, बहुत कुछ चल रहा होगा, उसने अपनी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी पहनने होंगे, एक्सपेंस हो रहा होगा, सारा कुछ हो रहा होगा। और हो सकता है वो खूबसूरती, इंटरनल खूबसूरती उतनी ज्यादा ना हो जितनी वो आउटर खूबसूरती है, देन यू हैव टू लिव विद दैट एज वेल। नखरे होते हैं खूबसूरत लोगों के जो हैं, वो आपको बर्दाश्त करने हैं। सो आपको फिर वो पूरा पैकेज एज इट इज एक्सेप्ट करना है, फिर ये नहीं, क्योंकि अक्सर जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं हसन, दे रिपोर्ट कि अच्छा वो इस तरह से, तो मैं उससे पूछती हूँ कि जब शादी की थी तो व्हाट वाज योर प्रायोरिटी फॉर दैट, आपने क्या चूज किया था, पैसा या खूबसूरती? यही नॉर्मली जवाब आते हैं। तो जब आपने पैसा और खूबसूरती चूज की है, जब आपने एक बंदे का कंडक्ट, उसका टाइम, उसका बिहेवियर, उसकी कमिटमेंट, उसकी लॉयल्टी नहीं चूज की, तो आपको तो वही मिला जो आपने चूज किया। सो इसलिए मैं ये कह रही हूँ ये इक्वेशन गलत है। जब आप इसके ऊपर वर्क करने लगेंगे, जब आप व्हेन यू विल स्टार्ट लिविंग विद दैट, तो फिर वो आपको रियलाइज होता है कि नहीं, ये तो वो नहीं था जो मुझे चाहिए। क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको यही नहीं चाहिए होता, बहुत कुछ और चाहिए होता है। सो मेक इट वेरी क्लियर व्हाट यू आर रियली लुकिंग फॉर, बिल्कुल सही। वो बहुत क्लियर होना देखिए चाहिए। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारी फॉलोअर है, सिस्टर क्या सिस्टर, उनका था, मैं नाम नहीं ले रहा लेकिन उनका क्वेश्चन ये है कि आई एम अ सिंगल मदर और कॉर्पोरेट सेक्टर में आई कैन सी दैट कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो सेफ नहीं है खवातीन के लिए, और स्पेशली सिंगल मदर्स के लिए। आपके पास भी, अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करें तो आपके पास बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स ट्रू। आती भी हैं और वो आपसे काउंसलिंग भी लेती हैं। आप उनको क्या गाइड करती हैं कि किस तरह से, क्योंकि देखिए ना, कई खवातीन हैं जो घर से निकली है, वो अपने बेटे को भी संभाल रही है, अपने बाप को भी संभाल रही है, अपनी माँ को भी, 9-10 लोग जो हैं वो उसकी खाने वाले हैं, जिम्मेदारी है, वो अकेली कमाने वाली है। वो उनके लिए बिल्कुल एक आदमी वाला रोल प्ले कर रही है, जो एक तो ब्रेड विनर हो अब सकता उनको है। किस तरह से वो इस माशरे में चले, कैसे वो कॉम्प्रोमाइज भी ना करे। आपके पास, आई नो जब आप अभी जिक्र भी हो रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, आप डिस्कस भी कर रही थी, तो कैसे हैंडल करे वो इन सारी सिचुएशंस को? ये बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन होती है हसन के, जब आपकी कुछ मजबूरियां आपके साथ होती हैं और उसके साथ साथ कुछ ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक लोग भी आपके इर्द गिर्द होते हैं जो कि आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, ये ग्लोबली बहुत कॉमन है, मगर पाकिस्तान में क्योंकि औरतों के काम करने का कल्चर अब जरा बढ़ रहा है, तो अभी हमने सीखा नहीं है कि हमने उसको एज एज ए कॉलीग कैसे एक्सेप्ट करना है बेसिकली। तो हमारे लिए चैलेंज है वो। यहाँ हमारे लिए औरत ऑफिस में भी आती है तो खूबसूरती वाला एक एलिमेंट उसके साथ आता है, काम, प्रोफेशनलिज्म या वो चीज़ें हमारी थोड़ी सी सेकेंडरी जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली ऐसी बहुत सारी खवातीन आती हैं क्लिनिक के ऊपर इस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ। तो मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि इट्स योर एटीट्यूड। जो आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं ना, वो आपकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, एंड यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद देम। फैसला आपने करना है, कभी भी कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं आ जाती। ये आपने चूज करना है कि क्या आप अपने आप को डिग्निफाइड तरीके से ही चीजों में रखना चाहती हैं, या कहीं पे आप जो है वो चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर लेंगी।
Of course, once you are making a compromise, then it's for whole of your life. आपको हर जगह वही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अगर आप एक दफा उस चीज को रोक देती हैं, स्नब कर देती हैं और उससे पीछे हट जाती हैं, तो देन इट्स अ विन फॉर यू, नॉट फॉर द अदर पर्सन बट फॉर यू. और फिर वो एक चीज आपके लिए बड़ी मेंटेन करना आसान हो जाएगी. हाँ, उसका तरीका होता है. हम अक्सर औरतों के लेवल के ऊपर भी एक चीज जो है ना बड़ी कॉमनली आजकल कॉर्पोरेट में हमें नजर आती है कि हर लड़की को भी ये लग रहा होता है कि हर बंदा उसमें इंटरेस्टेड है. ऐसा भी नहीं होता. ऐसा भी नहीं है कि हर बंदा आपके अंदर इंटरेस्टेड है और आप उसको उसी तरह से नेगेटिविटी के साथ डील करें. आपके बिहेवियर के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा होनी चाहिए. जब आप बहुत ज्यादा अपने आप को औरत बना के पेश करेंगी एज तो फिर आपके लिए चैलेंजेस औरत वाले ही आएंगे. किस तरह सेट की जाए? एग्जैक्टली. अब उसमें आपने कम्युनिकेशन सबसे बड़ी बाउंड्री होती है. आपकी कम्युनिकेशन सबसे बड़ी बाउंड्री है. आप किस हद तक अगले बंदे को अपने सर्कल में इन करना चाह रही हैं, वो बहुत बहुत बड़ी एक बाउंड्री होती है. हाँ, आपकी कम्युनिकेशन खास तौर पे आपकी हर लाइन को ड्रॉ कर देगी. द वर्ड्स यू आर यूजिंग, द वे योर बॉडी लैंग्वेज इज कम्युनिकेटिंग. जहाँ पे शट अप कॉल देने की जरूरत है वहां पर आप दे दें, बिल्कुल दीजिए. डोंट थिंक ऑफ इट कि आपने जी नहीं देनी. यस, उसका तरीका जरूर होता है. कीप अ स्माइल ऑन योर फेस बिकॉज यू हैव द फेमिनिन पावर. वो अपनी फेमिनिन पावर को अगर आप अपने साथ इंटीग्रेट किए रखेंगी तो ये आपको बहुत हिम्मत देती रहेगी हमेशा. उस फेमिनिन पावर को अपने साथ रखिए. कीप द स्माइल ऑन योर फेस. और उस बंदे की बात को उसी पे पलटने का तरीका सिर्फ ये होता है कि अच्छा ओके, हाँ लेकिन मेरे ख्याल में ये इस तरह से है, मेरे ख्याल में ये इस तरह से. अच्छा, इसका क्या मतलब है? जब आप थोड़ा सा उसकी बात की तरह उससे डरने की बजाय, क्योंकि यूजुअली औरतें डरती हैं. सबसे पहला जो औरत का एक रिएक्शन आता है ना, वो होता है डर. ओए, ये इसने क्या बात कह दी है, ये अब सबको पता चल जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा. उसका वो डर है बेसिकली. एग्जैक्टली, वो डर है. अच्छा, अब उसने वो बात जो कह दी है ना, वो उसके मुंह से निकल आई है. अब आप उस चीज को खत्म कर सकती हैं, उस चीज को वहीं रोक सकती हैं अगर आप चाहें तो. अगर आप डर के पीछे हट जाएंगी तो बात तो मुंह से निकल आई है, वो स्प्रेड भी करेगी. लेकिन आपने इसको हैंडल कैसे किया है, वो उस चीज को मिटिगेट कर देगा, कम कर देगा. सो उसको हैंडल करें विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स. हम क्या करते हैं, या हम डर जाते हैं या हम शाउट करते हैं. दिस इज नॉट द वे. मेक इट इन अ वे कि अच्छा ओके, उसकी बंदे की बात सुन के उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिए एंड आई एम सो सॉरी कि ये दिस इज नॉट फॉर मी, या आपने इसको मिसअंडरस्टूड किया है. आपने जो है आई रियली रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स बट आई एम सो सॉरी, आई एम अफ्रेड कि आई कैन नॉट डू दैट. आप उसको क्लियरली उस बंदे की चीजों को एक्सेप्ट कीजिए. सबसे पहले तरीका जो होता है, उसकी बात को एक्सेप्ट कीजिए. आई रियली रिस्पेक्ट यू, आई एम ऑनर्ड कि आप मेरे से ये बात कर रहे हैं. या अगर उसने कोई ऐसी बात कर दी जो आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है, तो आप उसको कह सकते हैं कि आई वॉन्डर कि आप ये मुझसे बात कैसे कर सकते हैं. दिस इज हाउ यू कैन स्टॉप द पर्सन. आपकी कम्युनिकेशन में ऐसी चीजें जरूर होनी चाहिए जो अगले बंदे को ये याद दिला दें कि ये उसकी बाउंड्रीज हैं और उसने यहीं पे ही रुकना है. एंड दैट कम्स विद योर वर्ड्स. यस, जब आप रिएक्ट कर देंगी तो फिर आप ज्यादा फंस जाएंगे उस चीज में. हैंडल इट विद केयर बट विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स. असर्ट करना होता है. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे वो ये है कि हमारे एक फॉलोअर है, उनका क्वेश्चन ये था कि जब मैं बताती हूँ सिंगल मदर का तो सिचुएशन कुछ और होती है. जब मैं कहती हूँ कि आई एम ऑलरेडी एंगेज, मेरे हस्बैंड हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हैं, इस तरह से है, तो लोगों का रवैया डिफरेंट होता है. डॉक्टर साहबा से ये पूछें कि मुझे क्या बताना चाहिए कि यार मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, कि मैं एंगेज हूँ, कमिटेड हूँ, मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड बाहर रहता है. अच्छा हसन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट आपने जो है ना सिचुएशन अभी पुट की है और ये बहुत कॉमन भी है. मैं अक्सर लोगों को जब हम ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं और उसमें मैं बताती हूँ कि डोंट ब्रिंग योर पर्सनल एट योर वर्क प्लेस. प्लीज नेवर, आइदर इट्स अ मेल और फीमेल, अपने पर्सनल्स को, अपने घर को अपने ऑफिस में कभी मत लेके आइए. बिकॉज ऑफिस इज इंटायरली कॉम्पिटिटिव. वहां पे कोई भी बंदा आपके लिए इसलिए नहीं बैठा हुआ कि जी उसको आपकी बड़ी परवाह. वो सब लोग अपना अपना काम करने आए हैं और मे बी समबडी इज लुकिंग फॉर दिस कि कोई अपॉर्चुनिटी मिले और वो आपको पीछे करे और खुद उस जगह के ऊपर आ जाए. एंड अगर आपके मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज निकलने हैं विच इज अबाउट योर पर्सनल लाइफ, तो वो आपको, यू आर मेकिंग योर सेल्फ वल्नरेबल. आप सिंगल मदर हैं,
आप अकेले रहते हैं, आदमियों के लिए ये बात कहूंगी, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, इन लॉज के साथ रहते हैं, वट एवर योर कंसर्न इज, डोंट ब्रिंग योर होम इनटू योर वर्क प्लेस और वर्क, और उसको उस जगह मत लेके जाइए। और जो खातून है, आपको बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपके शोहर कहाँ पे हैं, आपको ये भी बताने की जरूरत नहीं कि आप सिंगल मदर हैं। हाँ, जब आपको लगे कि किसी जगह पे ये बताने की जरूरत है, तो वो फिर कोई एक आध बंदा होना चाहिए, व्हेन यू गेट द ट्रस्ट, डोंट मेक इट पब्लिक कि व्हाट इज गोइंग ऑन एट योर होम, व्हाट इज गोइंग ऑन विद योर फैमिली, नेवर, ये कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, रैपिड फायर का एक हो जाए सेशन, तो आप रेडी? जी जी बिल्कुल। हम कुछ सवाल भी पूछेंगे, कुछ नाम लेंगे, आपने फिर उसको जो है ना डिफाइन करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खलील रहमान कमर, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? चुप्पी हो गई हैं आप, बिल्कुल ही खामोश हो गई हैं आप। क्योंकि आपने एक ऐसा नाम ले लिया है जो कि कंट्रोवर्सी, कुछ तो बात कंट्रोवर्सी, खलीलुर रहमान कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, हाँ जी। ये वायरल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कॉफी और टी, कॉफी, मॉर्निंग और नाइट? बोथ। बोथ। That's great. Favorite city of Pakistan लाहौर। और favorite food? देसी। हाँ, हुमायूं सईद या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। क्यों? There are a lot of things about him. He is a personality और थोड़ा composed मुझे लगता है, और थोड़ा वो रोमांटिक होते हुए भी जरा वो उसकी मेच्योरिटी नजर आती है। हुमायूं सईद फारिग है, इसका मतलब आप कहना चाह नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मैं कह रही। ये बुढ़ा हो गया। हाँ, क्या फिर है नहीं नहीं हुमायूं, मैं ऐसा बिल्कुल आपके लिए नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि आप जब रोमांटिक होते हैं तो आप टीन एजर्स जो होते हैं ना, वैसा रोमांटिक होते हैं, तो उनके साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। तो सिंस आई एम अ मैच्योर वुमन, तो मुझे थोड़े मैच्योर वाले करेक्टर्स ज्यादा पसंद आते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि कभी कोई जिंदगी में ऐसा टाइम आया पूरे लाइफ में जब आपको लगा कि यार ये मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त है, और वो कम बैक कैसे हुआ? बहुत टाइम ऐसे मुश्किल आए हैं सर। मैंने अपना करियर 3 दफा जीरो से स्टार्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह एंड उसकी खास मोहब्बत में कहूँगी कि मैंने तीनों दफा कम बैक किया है। और वो कम बैक मैंने, और उसने ये इज्जत बख्शी है, उसने एक प्रोफेशनल जो रिस्पेक्ट मेरी है इस वक्त, वो उसने अता की है। और सिर्फ एक चीज ने बहुत हेल्प किया, और वो ये यकीन था कि जब वो अपने बंदों को चुनता है तो इन्हीं स्टेजेस में से गुजारता है। तो ये प्रोसेस है, तुम्हें इसमें से गुजरना है। सो दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच वाज हेल्पिंग मी आउट। बिल्कुल सही। जब सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है, नीचे लाइन लग जाती है, क्या तजुर्बा होता है आपका इसमें? अच्छा, सिंस आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, तो थोड़ा सा डिफरेंट रद्द-ए-अमल ज़रूर होता है, मगर ये नहीं होता कि मैं हर्ट नहीं होती, मुझे बुरा लगता है। बहुत सारे लोग इवन, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल प्रॉब्लम्स, मतलब जो बहुत सारे लोग, और यूजुअली मेरी वीडियोस जो होती हैं सर, वो बेस्ड होती हैं कि जब एक चीज़ बहुत रिपीटेडली रिपोर्ट हो रही है क्लिनिक के ऊपर, तो आई ट्राई टू कि अच्छा अब इसको मैं इस पे बात कर लूँ। तो वो जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो फॉरन, अब मैं जनरली बात कर रही हूँ, पीपल विल गेट दिस के जी अच्छा आपका अपना एक्सपीरियंस क्या था, आपका अपना, यानी दे ट्राई टू बी पर्सनलाइज्ड। और वो मुझे बुरा लगता है, वो मुझे बुरा लगता है लोगों का। और मुझे बहुत सारे टाइम पे ये बुरा लगता है कि आप बहुत अब्यूजिव हो जाते हैं विदाउट नोइंग दिस, कि कोई बंदा जो है वो क्या बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने देखने और सुनने वालों का शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने में भी इन्हीं लोगों का बहुत रोल है। बहुत ज़्यादातर लोग बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और देयर वाज अ टाइम जब वीडियोस के नीचे सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स आते थे, अब मैं देखती हूँ 70% पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं। तो ये इन लोगों की मोहब्बत है। इन लोगों को, मेरे ख्याल में लोगों को जब पता चल जाता है ना कि एक बंदा अथेंटिसिटी के साथ बात कर रहा है, हाँ ये इसका कोई बैकग्राउंड है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है। अब मैं जितने मर्जी वो सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ, तो पीपल टेक इट के नहीं, ये जो बात कर रही है वो ठीक ही कह रही होंगी। तो ट्रोलिंग अभी भी होती है, बहुत बुरे अभी भी कमेंट्स जो हैं वो होते हैं, बट
पढ़ती हैं? समटाइम्स नज़र से गुजर जाते हैं। हाँ, फिर और कितना फिर वो कमबैक आप हमें बता रहे थे कि कमबैक तो आपको कितना कमबैक हुआ नहीं, मैं लगता है? फॉरेन अब अच्छा, मुझे बॉदर भी नहीं करते, मुझे ओके। क्योंकि मैंने इसको ऐसे कंसीव कर लिया हुआ है अपने लिए कि मैं एक ऐसी जगह पे काम कर रही हूँ जहाँ पे सेंसिटिव टॉपिक्स का नाम लेना ही मुश्किल है, तो मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ऑफ कोर्स लोगों के लिए मेरा बात का सुनना बड़ा अजीब है, मुझे एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऑफ कोर्स विद द टाइम चेंज कम्स। क्रश जिंदगी का कौन है? नहीं, कोई नहीं। डॉक्टर साहब ऐसे बात सीरियसली करें आप बता ही दे माशाल्लाह, आप नाम ले ही दे, आपने हमजा अली बासी का नाम ले लिया, आपने हुमायूं सईद का नाम ले, लेकिन जिससे कोई भी मोहब्बत नहीं। थी है और रहेगी उसका आज आप नाम नहीं ले रही। आज बता दें, सबको बता दें आज आप, ऐसा कोई भी नहीं है, सीरियसली। उसका नाम है, ऐसा कोई भी नहीं है, ये नाम है। मेरा क्रश कोई नहीं है। वो देख रहे होंगे आपको, वो देखें, वो सोच रहे होंगे कि यार आपने मेरा नाम मैंने मेरा नहीं मैंने लिया। नाम लिया। हाँ। ओहो, सो सॉरी यार। नेक्स्ट टाइम। ओके डन। अच्छा डॉक्टर साहब, हु इज योर फेवरेट पॉलिटिशियन? नन। कोई भी नहीं, नहीं, पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं है? नहीं। पॉलिटिक्स इसलिए पसंद है कि मेरा मुल्क इसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, मेरे मुल्क की पॉलिसीज इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं, सिर्फ इस वजह से। अदरवाइज इफ नहीं, नन। तो कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको कहे कि जी मेरे साथ आप आए, पॉलिटिक्स में आए, किस पार्टी में जाएंगे आप? कॉज पहले देखूंगी कि कॉज क्या है। कौन? काफी पार्टीज की अच्छी हैं, 4-5 काम करें, नाम ले लेना, बताइए किस में जाएंगे आप? नहीं, मैंने जब मुझे पसंद नहीं है तो मैं अभी तक नाम नहीं ले रही। अगर मुझे कॉज पसंद आएगी तो शायद मैं पार्टी को ना देखूं। अगर मुझे कॉज पसंद आएगी कि अच्छा वो क्या कॉज। किस लीडर के साथ जाएंगे, चलिए आप ये बताइए, पॉलिटिकल लीडर बताइए, किस लीडर के साथ आप, पार्टी में ना जाएंगे आप, किस लीडर के साथ आप जाएंगे? नहीं, मुझे कोई लीडर इस तरह से मैं कहूँ कि हाँ मैं इनके साथ जो है दिस इज मैं जाना चाहती हूँ। पॉलिसीज मैटर एक्चुअली। बहुत डॉक्टर साहब बहुत सियानी है, बहुत सोच समझ के, साइकोलॉजिस्ट है ना, बहुत सोच समझ के जो है ना वो जवाब देते हैं। अच्छा ये बताइए कि हु इज योर फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटी? देन अगेन नन। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, आज आप बता ही नहीं नहीं, नहीं, ये कि बोले कि आज मेरे आज बचपन में मुझे बहुत पसंद होते थे आमिर खान। यस, उनकी मूवीज मुझे बहुत एग्जैक्टली मुझे उनकी मूवीज बहुत पसंद होती थी। बड़ा वो मूवी थी आपकी अभी भी, हमें रही प्यार की तो नहीं थी आपकी, वही तो नहीं थी? क्यामत से क्यामत तक, दिल, वो तो नहीं थी आपकी? दिल थी, यस दिल थी। और उसके बाद जो डिफरेंट टॉपिक्स पे उन्होंने काम किया, आई जस्ट लव दैट। हाँ, पीके हो गया, थ्री इडियट्स हो गया, वो बहुत रिलेट करते हैं बेसिकली हमारी रियल लाइफ के साथ। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट। हीरोइन तो होगी ना, चल हीरो तो आगे करे, कौन नहीं सी? नहीं कतरीना कैफ, नहीं कोई नहीं ऐश्वर्या नहीं राय, नहीं कोई नहीं भी नहीं? नहीं अंजुमन? पाकिस्तानी? वो तो पसंद होगी आपको, नहीं वो भी नहीं नहीं पसंद आपको? नहीं। तो कोई फेवरेट ड्रामा बता दें जो आप मैंने देखा हो, मुझे ड्रामास तो खैर काफ़ी सारे बहुत अच्छे जो हैं वो गुजरे हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है ड्रामास में। कंदील बलोच का ड्रामा चला था ना, सबा प्लेड हर रोल, तो वो मुझे अच्छा इसलिए लगा कि दैट वाज द रियल स्टोरी। मे बी मुझे रियल स्टोरीज ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जिंदगी में कभी दोबारा वापस आने का मौका मिले और जिंदगी नए सिरे से स्टार्ट करने का मौका मिले, तो डॉक्टर ताहिरा रुबाब क्या बनना चाहेंगे? साइकोलॉजिस्ट। फिर से? फिर एक ट्राई हो मिनट, जानी है, कोई बात फिर नहीं। लोगों ने बीच से शुरू हो जाना है, कोई बात नहीं। आपको एक मौका मिल रहा है, क्या आप? नहीं, नहीं, मुझे 7 जन्मों का कॉन्सेप्ट भी अगर सच है तो मुझे 7 जन्म भी मिलेंगे तो जो मैं हूँ मैं वही बनना चाहूंगी, बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बाय चॉइस। ये मेरा पैशन है, मैं यही बनना चाहूंगी। जो साइकोलॉजी की तरफ आना चाहता है, साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है, दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, क्या उनको आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज दूंगी, क्योंकि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ा भी रही होती हूँ और डिफरेंट चीज़ें पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी के बारे में। मुझे अब आज के साइकोलॉजिस्ट में वो पैशन नहीं नज़र आता सीखने का, जो कि हम अपने ज़माने में देखा करते थे। तो मैं ये समझती हूँ कि जो वट एवर द फील्ड यू आर इन, ट्राई टू ग्रैस्प दैट, उसको सीखें, उसको समझें, अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू मेक डिफरेंस। क्योंकि ये अक्सर सवाल होता है कि जी अगर हम
कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो क्या किया जा सके। तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करने के लिए ऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डाल सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होनी चाहिए। इवन इफ यू रियली वांट टू बी अ साइकोलॉजिस्ट, कोशिश करें कि आज से 10 साल बाद जो होने वाला है, जिसकी बात आज स्टार्ट हुई है, वो फ्यूचर है, उसको फोकस कीजिए। बिल्कुल सही। Thank you very much, everyone, for watching this episode. I really enjoyed the whole conversation. Dr. Seba, thank you very much. प्लेजर जी।